हाउ आर यू ओनली यूपीएससी पे मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। हमने पिछले क्लास में राज्यपाल पढ़ना शुरू किया था। इस क्लास में भी हम उसको जारी रखेंगे। ये पार्ट 2 है। हमको उसमें 3 पार्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है और कुछ भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। सब कुछ महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप धैर्य रखेंगे। अगले क्लास में हम राज्यपाल को पूरा कर लेंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट www.onlyupsc.in पर सारे क्लास आपको इकट्ठे मिल जाते हैं। तो जिन लोगों का कुछ छूटा हुआ है वो हमारी वेबसाइट को विजिट करें, वहां पर सब कुछ उनको एक साथ में मिल जाएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इस क्लास में। हम पिछली क्लास में राज्यपाल पढ़ रहे थे। हमने राज्यपाल पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। राज्यपाल हमने पढ़ना शुरू किया था, तो उसी को हम आगे जारी रखेंगे इस क्लास में। और ये राज्यपाल जो हम पढ़ रहे थे उसी का ये दूसरा क्लास है, पार्ट 2 है उसका। आगे हम इसमें उनकी राज्यपाल की पदावधि के बारे में एवं उनकी कार्य एवं शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने उनका परिचय पढ़ लिया था और भी उनके बारे में बहुत सारी जो उनके पद की शर्तें थी वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो इस क्लास में हम उनकी पदावधि पढ़ेंगे और उससे जुड़े क्या क्या प्रावधान हैं उन सारे प्रावधानों की चर्चा करेंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि राज्यपाल की पदावधि, ठीक है। ये हमारा हेडिंग है, राज्यपाल की पदावधि। सामान्यतया राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष का होता है, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अतः राष्ट्रपति जब चाहे उसे वापस बुला सकता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आसान भाषा में पहले समझ लीजिए कि जनरली होता क्या है कि वो 5 साल के लिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है कि वो 5 साल रहेगा, राज्य का प्रमुख रहेगा और उसके बाद में उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन चूंकि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि है राज्य में, अतः वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि उसके अधीन काम कर रहा है, जब वो चाहे तब वो उसे बुला सकता है। प्रसाद पर्यंत को अगर आप कॉमिक तरीके से याद रखना चाहें तो आप प्रसाद याद रख सकते हैं। प्रसाद का मतलब वो होता है कि जो बांटा जाए किसी को। और अगर आपने अपनी स्वेच्छा से कोई चीज़ किसी को दी है तो आपकी ये पूरी स्वेच्छा हो सकती है कि आप उसे वापस ले लें। तो यहाँ पर यही होता है कि राष्ट्रपति चूंकि राज्यपाल को नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति को यह संवैधानिक अधिकार है कि वो राज्यपाल को जब चाहे तब वापस बुला सकता है। तो अगर कहीं आपको, जब आप कोई यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, यूपीएससी बहुत कंफ्यूज करती है और वहाँ पर आपको कोई जो है तर्क या जो है उसमें जो कूट देते हैं वो लोग अपने सवालों में, इसमें अगर ये लिखा मिल जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित होता है तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। सामान्यतः 5 साल होता है, कोई जरूरी नहीं कि 5 साल रहे ही, ठीक है। तो ये गलती आप नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल को बचे हुए कार्यकाल के लिए दूसरे राज्य में भी भेज सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए यूपी के राज्यपाल अभी कोई हैं, ठीक है, इससे पहले राम नाईक थे, अभी आनंदीबेन पटेल है, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो अभी यहाँ के राज्यपाल हैं और उन्होंने अपना कार्यकाल मान लीजिए कि 3 साल का जब पूरा कर लिया और रामनाथ कोविंद को लगा कि इनको अब उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहना चाहिए, तो जो उनके 2 वर्ष शेष बचे हैं सामान्यतः वो चाहें तो उनको बिहार में भेज दें, एमपी में भेज दें, तमिलनाडु में भेज दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बचा हुआ कार्यकाल था उसके लिए किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। राज्यपाल की अचानक मृत्यु की स्थिति में राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंप सकता है, जैसा कि राष्ट्रपति के केस में होता है।
राष्ट्रपति के केस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति का अचानक देहांत हो गया, ठीक है, मान लीजिए कि राष्ट्रपति का क्या हो गया, अचानक देहांत हो गया। अब चूंकि देहांत कोई मृत्यु कोई जरूरी नहीं, कोई लिखा तो चीज है नहीं कि आज ही दिन कोई व्यक्ति मर जाएगा या कल मर जाएगा, परसों मर जाएगा, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो अगर कोई चीज निर्धारित नहीं किया जा सकता है तो उसका पूर्व अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। तो अचानक जब मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, तो चूंकि संविधान का प्रमुख और हर काम उसी के नाम से होता है, तो उसके बिना तो सरकार चल नहीं सकती है। तो होता क्या है कि राष्ट्रपति के जगह पर उपराष्ट्रपति को नियुक्त कर दिया जाता है जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव ना करा लिया जाए, ठीक है। तो ये स्थिति भारत में एक बार हुई है। कब हुई है? जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद उपराष्ट्रपति जो है बने और शायद उन्होंने भी अपना पद छोड़ा। तब जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह को कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया गया था, ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, किसी कारण पर उसे तुरंत पद छोड़ना पड़ रहा है, या दूसरी कोई ऐसी स्थिति है कि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, ऐसे केस में क्या होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसे राष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया जाता है तब तक जब तक चुनाव ना हो जाए फिर से, ठीक है। तो वही काम सेम कहाँ होता है? राज्य में होता है। अगर राज्यपाल की अचानक मृत्यु हो जाती है तो चूंकि उपराज्यपाल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। इसकी राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट, उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उपराज्यपाल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है, कि राज्यपाल के साथ कोई उपराज्यपाल नहीं होता है। तो यहाँ पर सीधे अगर राज्यपाल का देहांत हो गया अपने कार्यकाल में, तो जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंप दिया जाता है जब तक नए राज्यपाल नियुक्त ना हो जाएं, ठीक है। तो ये था जो है उनके पदावधि के बारे में जानकारी कि उनकी राज्यपाल की पदावधि क्या होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य, ठीक है, राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि राज्यपाल की शक्तियों एवं कार्यों के आधार पर उसको 4 अलग अलग कैटेगरी में हमने बांट दिया है, उसको आसानी से समझने के लिए, ठीक है। 4 अलग अलग कैटेगरी में मैंने क्या किया है? बांट दिया है। पहला क्या है? कार्यकारी शक्ति। दूसरा क्या है? विधायी शक्ति। तीसरा क्या है? वित्तीय शक्ति। और चौथा है न्यायिक शक्ति। पीछे जो आपको घंटी का आवाज़ सुनाई पड़ रहा है, ये पूजा हो रहा है, ठीक है। लॉकडाउन में जो है आदमी पूजा पाठ भी जो है काफ़ी बढ़ा देता है, और मेरे घर में तो खूब होता है। तो क्लास पे बात करते हैं। कार्यकारी शक्ति में ऐसी शक्तियां होती हैं जो राज्यपाल अपने, जिससे होता नहीं, कार्यपालिका का जो एक पूरा एक क्रम होता है, उसकी नियुक्ति से संबंधित जो काम होते हैं वो कार्यकारी शक्तियों में आते हैं। किसमें आते हैं? कार्यकारी शक्ति में आते हैं। विधायी शक्ति में, जैसे इसमें कार्यकारी शक्ति में क्या आएगा आपका? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, कोई संवैधानिक प्रमुख है जिसको राज्यपाल नियुक्त करता है तो उसकी नियुक्ति। तो ये सब कैसे कार्य हैं? ये कार्यकारी शक्ति हैं। विधायी शक्ति में क्या होता है? विधायी शक्ति में होता है कि वो सत्र का आह्वान करता है, सत्र को बुलाता है। राज्यपाल ही सत्र का आह्वान करता है और उसी के बुलाने पर सत्र शुरू होता है। उसके बाद में वो पहला अभिभाषण करता है। हर सत्र से पहले उसका अभिभाषण होता है तथा वो अपने सरकार के पिछले कामकाज की चर्चा करता है, बताता है उसमें, ठीक है। उसके बाद में अगर जरूरत पड़ती है तो अध्यादेश भी लाता है। तो ये सब जो है ये विधायी शक्तियां हैं राज्यपाल की। वित्तीय शक्ति क्या होता है? विधानमंडल में, विधानसभा में जो बजट पेश होता है वो राज्यपाल के नाम से उसके अप्रूवल पर ही पेश होता है, या
जो वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग है, उसकी नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका, या वित्तीय जांच में राज्यपाल की भूमिका। तो ये सब किस प्रकार की शक्तियां हैं? ये वित्तीय शक्तियां हैं। न्यायिक शक्तियों में कौन कौन सी शक्ति आएगी? अभी इसको सारा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा एक एक करके, उसमें लाइन बाय लाइन कुछ छूटेगा नहीं, मैं आपको बस अभी समझा रहा हूँ जनरली। न्यायिक शक्ति में क्या क्या आएगा? न्यायिक शक्ति में कि जैसे किसी के अपराध को क्षमा करना, ये क्या है? न्यायिक शक्ति है। या राज्यपाल का जो काम है, अगर वो काम कर रहा है और उस काम को कोई अन्य व्यक्ति जो उसके अंतर्गत आता है वो अगर मानता नहीं है, तो उसके ऊपर जो युक्त कार्रवाई की जाती है, वह भी राज्यपाल की न्यायिक शक्ति है। तो ये इनकी 4 अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं, जिनको हम बहुत ही डीप में पढ़ेंगे। इनसे सवाल सीधे सीधे आते हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास में सिर्फ हम एक शक्ति पढ़ेंगे, जो कि कार्यकारी शक्ति है। इससे ज़्यादा हम इसमें पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि क्लास बड़ा होगा तो इसको सेंड करने में हमको दिक्कत होगी, क्योंकि हम सब अभी लॉकडाउन में काम अपने घर से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है कार्यकारी शक्ति हम आपको इसमें इस क्लास में पढ़ाएंगे। देखिए, बहुत हड़बड़ाहट में कोई काम नहीं होता है। कुछ विद्यार्थियों का मैंने कमेंट देखा, वो एकदम हड़बड़ाए हुए हैं कि नहीं अब हमको बहुत जल्दी सब कवर कर लेना। अरे क्या कर लीजिएगा करके जल्दी। अगर आराम से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में भी आएगा और कुछ छूटेगा भी नहीं। अगर आप जल्दी जल्दी करते रहेंगे तो हम दे देंगे आपको जल्दी में, लेकिन तब क्या होगा कि त्रुटि होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। त्रुटि कैसी कि कुछ छूट जाएगा, और जो छूट जाएगा वो आपको मिलेगा नहीं। इसीलिए किसी बड़े बुजुर्ग और बुद्धिमान लोगों ने क्या कहा कि सहज पके सो मीठा होए। जो चीज़ धीरे धीरे पकता है वो काफ़ी मीठा और रसदार होता है, ठीक है। तो उन बातों का अनुसरण करते हुए हम अपना क्लास धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो कार्यकारी शक्ति हम देखते हैं। राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति, राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति, इसको हम पढ़ेंगे विस्तार से। तो इसमें पहला क्या है? राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर होते हैं। यानी कि जिस प्रकार केंद्र में सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, उसी प्रकार राज्य में सभी काम राज्यपाल के नाम से होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से होती, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल के नाम से होते हैं। यानी कि कोई भी विधि बनेगी, कोई विधेयक बनेगा, कोई कानून बनेगा, तो ये सब क्या राज्यपाल के नाम से बनेंगे, ठीक है। क्योंकि वो जो है वो सरकार का प्रमुख होता है, वो संविधान का संरक्षक होता है राज्य में, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। वह कार्य के लेन देन को सुविधाजनक और उक्त कार्य के मंत्रियों में आवंटन हेतु नियम बना सकता है, ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारे काम होते हैं सरकार में, जो सरकार पूरी व्यवस्था होती है उसमें बहुत सारे काम होते हैं। तो उन कामों को किस प्रकार बांटना है, मंत्रियों में कितने मंत्रियों को कौन सा काम दिया जा सकता है, इसके लिए क्या है कि राज्यपाल नियम बना सकता है। तो ये भी जो है उनकी कार्यकारी शक्ति है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। हम अगला पॉइंट है, वह मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री पद का चुनाव नहीं होता है, मंत्री पद का चुनाव नहीं होता है। चुनाव किसका होता है? सदन के सदस्य का चुनाव होता है। चुनाव ना तो प्रधानमंत्री का होता है, ना किसी मंत्री का होता है, ना किसी मुख्यमंत्री का होता है, और ना ही किसी राज्य के मंत्रियों का चुनाव होता है। चुनाव हमेशा सदस्य का होता है, जो सदन के होते हैं, और उस सदन के चुने हुए नेता को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, तथा उनके सहायता के लिए जो मंत्रियों की जरूरत होती है उनको भी नियुक्त किया जाता है। तो केंद्र में नियुक्ति का काम राष्ट्रपति करता है और राज्य में वही नियुक्ति का काम राज्यपाल करता है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, ठीक है। तो ये सवाल कई बार आया है और स्टेटमेंट बहुत कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपसे सवाल पूछ लेगा कि मुख्यमंत्री किस प्रकार बनते हैं,
पहला ऑप्शन नियुक्ति के द्वारा, चुनाव के द्वारा, ठीक है, या किसी रिजोल्यूशन के द्वारा। तो ये ऐसे विकल्प आपको कंफ्यूज करेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। मुख्यमंत्री पद का चुनाव नहीं होता है, मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, ठीक है, और उसका नियोक्ता कौन होता है? राज्यपाल होता है। आगे यहाँ देखेंगे हम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में जनजाति कल्याण मंत्री भी नियुक्त करता है। यानी कि जो राज्यपाल है ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में जनजाति कल्याण मंत्री की भी नियुक्ति करता है। एक विशेष प्रावधान है और इसलिए किया गया है क्योंकि इन राज्यों में जनजातियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जनजातियों की संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी काफ़ी जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ इन सारे स्टेट में राज्यपाल एक अलग से जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति भी करता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। वह राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति करता है और उसका पारिश्रमिक यानी कि उसको वेतन कितना मिलना है ये भी राज्यपाल ही तय करता है, ठीक है। महाअधिवक्ता कौन होता है? जैसे केंद्र सरकार में महान्यायवादी होता है जो कि केंद्र सरकार के वकील के रूप में काम करता है, उसी प्रकार राज्य में राज्य का महाअधिवक्ता होता है जो राज्य सरकार के विधि मामलों के बारे में उनको जानकारी देता है और राज्य सरकार के वकील के रूप में यानी कि अधिवक्ता के रूप में काम करता है। जब कोई मुकदमा स्टेट वर्सेस अदर्स होता है, स्टेट वर्सेस अदर्स होता है तो उसमें क्या है, ये किस चीज़ की भूमिका निभाता है? ये एक वकील की भूमिका निभाता है और स्टेट का पक्ष वहाँ पर रखता है ये, तो ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं और उनका वेतन कितना होगा ये भी राज्यपाल को ही तय करना होता है। हालांकि अभी आप जब मंत्रिमंडल पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये जान पाएंगे कि कहने के लिए राज्यपाल सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन ये सारा काम मंत्रिमंडल के सलाह पर होता है, ठीक है। तो जो मंत्रिमंडल चाहता है काम वही होता है, लेकिन राज्यपाल के संस्तुति के बाद में यानी कि जब राज्यपाल कह देता है कि ये होना चाहिए तभी ये होता है, लेकिन मंत्रिमंडल की सलाह होती है तभी राज्यपाल कोई काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है, वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी नियुक्त करता है, ठीक है। जैसा कि ऊपर आपने देखा था कि महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, तो इसी प्रकार वह राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी करता है। लेकिन ये जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। इसका जो पद है उसे अगर हटाना है तो उसके लिए जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया के द्वारा इसको भी हटाया जा सकता है, यानी कि ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता है, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये आपको यूपीएससी का प्री क्लियर करवाएंगी, क्योंकि यही बीच से गेम खेलती है यूपीएससी और फंसा देती है आपको। जब आप छोटे छोटे स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं सुनते, अपने दिमाग में नहीं बैठाते हैं। आगे देखते हैं। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को नियुक्त करता है, ठीक है। जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है यानी कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ स्टेट्स होता है उसके अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, परंतु उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है। फिर यहाँ पर वही वाला केस है जो निर्वाचन आयुक्त वाला केस था कि इसको हटाने का जिम्मेदारी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इसको राज्यपाल केवल नियुक्त कर सकता है, वो इसे हटा नहीं सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। वह राष्ट्रपति को राज्य के संवैधानिक आपात की जानकारी देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यपाल जो है
वो राष्ट्रपति को सूचित करता है कि राज्य में संवैधानिक स्थिति ठीक है कि नहीं है, ये काम राज्यपाल करता है। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप सोच रहे हैं कि संवैधानिक स्थिति आपात में है या खतरे में, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जब राज्य में जो सरकार है वो संवैधानिक मूल्यों के आधार पर नहीं चल रही होती है, तब राज्यपाल राष्ट्रपति को बोलता है कि राज्य में संवैधानिक आपात की स्थिति है। उसके बाद में राष्ट्रपति वहां पर राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन लगा देता है। ठीक है, तो ये काम किसका होता है? राज्यपाल का होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति कई बार कन्फ्लिक्ट भी बन जाती, जो कोर्ट में भी जाती, जैसे कि उत्तराखंड वाला केस हुआ था, या ऐसे बहुत सारे केस इतिहास के गर्त में दबे पड़े हैं जहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, और कई बार वास्तविक आपात में सूचित नहीं होता है, और कई बार बिना वजह आपात की स्थिति बनाने की बात की जाती है। हालांकि वो राजनीतिक बात है, हमें उनमें नहीं पड़ना है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्या है पॉइंट? वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। वह कुलपतियों की नियुक्ति भी करता है। यानी कि आप जानते हैं कि हर विश्वविद्यालय का एक बीसी होता है, एक वाइस चांसलर होता है, और उन सभी वाइस चांसलरों का एक चांसलर होता है जो कि राज्यपाल होता है, और जिसे कुलाधिपति कहा जाता है। ठीक है, तो वह जितने भी राज्य में विश्वविद्यालय होते हैं सबका कुलाधिपति होता है, और वह जितने भी कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, तो आप अगर किसी विश्वविद्यालय, अब क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं, आप यूपीपीएससी यूपीएससी दे रहे हैं, तो आपने किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किसी कॉलेज से पढ़ाई किया होगा, या यूनिवर्सिटी के कैंपस में पढ़ाई किया होगा। तो हर यूनिवर्सिटी का एक कुलपति होता है जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, और राज्यपाल सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का कुलाधिपति होता है, यानी कि चांसलर होता है। ठीक है, तो ये सारी जो थी ये उनकी क्या है? कार्यकारी शक्तियां, जो कि आपने यहाँ पर देखा। तो इस क्लास में इतना ही, क्लास बड़ा हो जाएगा। अगली क्लास में हम, जैसा कि ये अभी इसमें 3 बचा हुआ है, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां, इन 3 को हम एक क्लास में पढ़ेंगे, और उसके अगले क्लास में हम राज्यपाल की राष्ट्रपति से तुलना करते हुए उनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे गुणों में उनमें समानता है, लेकिन कई जगहों पर राष्ट्रपति को अतिरिक्त शक्ति दी गई है। तो उन सारी चीज़ों की चर्चा हम क्लास 3 में करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए इसमें 3 वीडियो हमें करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई परेशानी की बात नहीं है। आप धैर्य से पढ़ाई करते रहें, कंटेंट आपको लगातार मिलता रहेगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।